जाएगा, नील हो जाएगा। नील मतलब यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा, यानी कि ये हमें माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा, मतलब नील कर देना पड़ेगा, चाहे वो कितने। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने स्टॉक साल्वेज को टेक ओवर कर लिया है या फिर हैंड ओवर कर दिया है बिजनेस कंसर्न ने उस साल्वेज स्टॉक को इंश्योरेंस कंपनी में, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, उसके बदले में हमें इंश्योरेंस क्लेम तो नहीं मिलेगा, तो मुझे उसे यहाँ पे लिखना भी नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारा फिर लॉस जो होगा बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम इसे माइनस नहीं करेंगे तो क्लेम भी तो हमारा ज़्यादा आएगा। तो भाई जो चीज़ हमने दे दी उसका भी क्लेम तो दो। बात समझ में आ रही है? जो चीज़ हमने, अगर आप ना लेते तो मैं उसको मार्केट में बेच देता किसी चीज़ के बदले में, ठीक है, बट वो आप ले गए तो उसका भी क्लेम मुझे दो, तो इससे हम माइनस यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस करके तो हमारा क्लेम जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। जब माइनस ही नहीं करेंगे तो क्लेम भी ज़्यादा बढ़ेगा। यानी एक तरीके से माइनस ना करके हमने इंश्योरेंस कंपनी से हमने उस चीज़ का भी क्लेम मांग लिया, जो साल्वेज स्टॉक हमने उनको दे दिया या फिर उसने मांग लिया। राइट, बात समझ में आ रही? तो अगर कोई भी ऐसा साल्वेज स्टॉक है जिसको इंश्योरेंस कंपनी ने टुक ओवर कर लिया है या फिर बिजनेस कंसर्न ने उसको हैंड ओवर कर दिया है, तो वो क्या नाम है, टोटल स्टॉक निकालते हुए हम टोटल स्टॉक साल्वेज में हम कुछ भी लेस नहीं करेंगे, यानी नील लेस करेंगे। राइट, अच्छा, इसके बाद क्या है हमारा स्टेप नंबर 3, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एवरेज क्लॉज। ये जो एवरेज क्लॉज है हमारे पास, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी की जान है एक तरीके से। यानी अगर आपको एवरेज क्लॉज का मतलब नहीं पता या फिर एवरेज क्लॉज नहीं निकालना आता तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बट एवरेज क्लॉज को मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझा रखा है। ठीक है, इस एवरेज क्लॉज को समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एग्जांपल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एवरेज क्लॉज व्हाइल कंप्यूटिंग अमाउंट ऑफ क्लेम, यानी क्लेम के अमाउंट को कंप्यूट करते हुए हम एवरेज क्लॉज की एप्लीकेबिलिटी कब लगाते हैं कब नहीं लगाते। ठीक है, अच्छा, वैसे अभी बताता हूँ, चलो बाद में। वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, यानी कि हम एवरेज क्लॉज को एक एग्जाम्पल के थ्रू सेट करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल, बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखो। क्लोजिंग स्टॉक एट गोडाउन एज ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी कि हमारे पास जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में कितने रुपए का माल था, 2 लाख रुपए का माल था। ठीक है, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी कि जब आग लगी तो उसके बाद हमारे पास नुकसान कितने, एक्चुअली नुकसान कितने का हुआ, 1.5 लाख का। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं 50,000 मेरा साल्वेज स्टॉक होगा, यानी कि 50,000 रुपये का माल जो है वो हमने बचा लिया किसी तरीके से। राइट, यानी हमारा जो एक्चुअल नुकसान हुआ है वो 1,50,000 रुपये का, कोई दिक्कत। बट जिस दिन आग लगी उस दिन कितने का माल जो है गोडाउन में रखा हुआ था, 2 लाख रुपये का। ये दोनों अलग अलग बातें याद रखना। जिस दिन आग लगी उस दिन माल कितने का रखा था वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर होता है। बट एक्चुअली में नुकसान कितने का हुआ, यानी कि वो गुड्स जो आग में जलकर खाक हो गया, पूरी तरीके से राख बन गया, वो कितने का था, 1,50,000 रुपये का। अब ध्यान से सुनना, 3 केसेस हैं। अब मुझे बताओ बच्चों, जब कोई बिजनेस कंसर्न इंश्योरेंस करवाता है तो उसे पॉलिसी अमाउंट लेना पड़ता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी पूछती है कि आप कितने रुपए की पॉलिसी लेंगे, तो बिजनेस कंसर्न जो है वो पॉलिसी लेती है। अब देखो मैं 3 तरीके के केस बना रहा हूँ कि केस 1 की पॉलिसी जो ले रखी है वो 2 लाख रुपए की ले रखी है, केस 2 जो पॉलिसी ले रखी है 1 लाख की ले रखी है, मगर ये एवरेज क्लॉज के साथ नहीं है, यानी जो पॉलिसी ले रखी है, जब पॉलिसी ली थी तो उसने विदाउट एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग ली थी, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी थे वो एवरेज क्लॉज नहीं लगाती। राइट, और जो तीसरा केस है उसमें भी 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है बट विदाउट एवरेज क्लॉज। अब मेरी बात बच्चों, ये जो मैं जो बताने जा रहा हूँ एक्चुअल में जो एवरेज क्लॉज की एप्लीकेबिलिटी है वो एक कॉमन सेंस है। ठीक है, देखो कैसे कॉमन सेंस है। अगर मैं केस 1 का सॉल्यूशन देखूं तो यहाँ पे देखना कि पॉलिसी का जो अमाउंट है वो कितना था, 2 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा, अगर पॉलिसी का अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए, ठीक है, जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में माल कितने का था, 2 लाख रुपए का, और नुकसान जो हुआ वो 1,50,000 रुपए का हुआ। अब बताओ, पॉलिसी हमने ले रखी, बहुत ध्यान से, बहुत कॉमन सेंस अपनी यूज़ करके बताना बच्चों, कि 2 लाख रुपए का हमने पॉलिसी ले रखी है, यानी कि हमने, मतलब बिजनेस कंसर्न ने इंश्योरेंस कंपनी से जो पॉलिसी ले रखी है, यानी जो बीमा करवा रखा है अपने गुड्स का, वो 2 लाख रुपए का करवा रखा है। अब मुझे बताओ नुकसान 1,50,000 का हुआ, तो बताओ जितने का नुकसान हुआ उतने तक का ही बिजनेस कंसर्न कंपनी से क्लेम ले सकती है कि नहीं ले सकती, बताओ। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो क्लेम होगा, जो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक होगा वो क्लेम से ज़्यादा नहीं हो सकता, यही होगा ना, जो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक है वो क्लेम से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो क्लेम भी कितने का मिलेगा, तो 1.5 लाख का मिलेगा। भाई अगर क्वेश्चन में ये बोले कि नहीं नहीं जी हमने तो 2 लाख रुपए का वो क्या नाम है पॉलिसी करवा रखी थी और 2 लाख रुपए के जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन के अंदर
माल जो था 2 लाख रुपए का था और हमारा जो नुकसान हुआ वो 1.5 लाख का, चलो लाओ 2 लाख रुपए दो। तो इंश्योरेंस कंपनी पागल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि भाई 2 लाख रुपए का तुमने वो पॉलिसी करवा रखी थी, 1.5 लाख का नुकसान हुआ, तो हम आपको पूरा पैसा दे तो रहे हैं, जितना आपका नुकसान हो गया उसका उतना तो पूरा पैसा दे रहे हैं, हम आपको 50,000 रुपये के दो। 50,000 रुपये देने का मतलब है कि जो नुकसान हुआ नहीं उसके भी बदले में पैसे दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कितने का बीमा देगी, कितने का क्लेम जो है देगी, 1,50,000 का, यानी कि अप टू द टोटल लॉस ऑफ स्टॉक, यानी टोटल लॉस ऑफ एक्चुअल स्टॉक, यानी एक्चुअल कितने रुपए का नुकसान हुआ उस टाइप तक का। ठीक है, ये तब होता है जब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फुल इंश्योरेंस है। फुल इंश्योरेंस है इसका मतलब कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो और जो हमारा पॉलिसी अमाउंट है वो दोनों बराबर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास जो क्लेम मिलता है वो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक तक मिलता है। ठीक है, क्योंकि भाई एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, यानी कि जो माल का नुकसान होगा, असलियत में जो माल का नुकसान हुआ होगा वो गोडाउन में रखे हुए माल के नुकसान से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, उसी में से तो होगा, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे कम होगा। तो पॉलिसी भी, अगर पॉलिसी 2 लाख की ले रखी है तो या तो पैसा पॉलिसी तक का अमाउंट मिलेगा या तो फिर क्या नाम है, मतलब जितने तक का नुकसान हुआ था उतने तक का मिलेगा। राइट। अच्छा, केस नंबर 2, हमने पॉलिसी, बच्चों ये ध्यान से सुनना, हमने पॉलिसी ले रखी है 1 लाख रुपए की। ठीक है, पॉलिसी ले रखी है 1 लाख रुपए की, यानी कि 2 लाख रुपए के गुड्स का बीमा हमने 1 लाख रुपए देकर करवा रखा था। अब 1.5 लाख का नुकसान हो गया, मगर यहाँ पे विदाउट एवरेज क्लॉज है। एवरेज क्लॉज का मतलब है कि हमें चलो एवरेज क्लॉज का मतलब इस तरीके से नहीं, इस तरीके से समझते हैं। देखो, हमारे पास पॉलिसी अमाउंट कितने की है, 1 लाख रुपए की, यानी हमने बीमा कितने का ले रखा था, 1 लाख रुपए का ले रखा था, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर कितने का था, 2 लाख रुपए का था, और हमारे पास एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कितने का था, 1.5 लाख रुपए का था। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है। अब मुझे बताओ, जो हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम है वो पॉलिसी अमाउंट से क्या है हमारे पास, जो हमारे पास अमाउंट ऑफ क्लेम है, सॉरी, जो हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम होगा वो क्या क्या होगा, पॉलिसी अमाउंट या फिर एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, दोनों में जो कम होगा उस उतना जो है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम देगी। अब देखो क्यों कम देगी, बहुत ही कॉमन सेंस है। राइट। देखो, 1 लाख रुपए का बीमा करा रखा है, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो 1 लाख रुपए का अगर आपने बीमा ही करा रखा है तो हम आपको 1.5 लाख कैसे दे दें? आपने जब बीमा ही 1 लाख रुपए का करवा रखा है और नुकसान हो रहा है 1.5 लाख रुपए का, तो जितने का नुकसान हुआ है उतना पैसा तो तब लेते ना जब आपने फुल इंश्योरेंस करवा रखा था। किसने बोला था कि आप आप अंडर इंश्योरेंस रहो या फिर आप कम इंश्योरेंस करवाओ? आपने बीमा ले रखा है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए के बीमे से आपने 2 लाख रुपए का माल इंश्योर करवा रखा था। ठीक है, नुकसान हो गया 1.5 लाख रुपए का, तो भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तो देंगे, क्योंकि बीमा ही आपने 1 लाख रुपए का करा रखा है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इस केस में जहाँ पर हमारे पास पॉलिसी अमाउंट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक से कम होता है, याद रखना, जब हमारे पास पॉलिसी अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक से कम होता है और क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कि एवरेज क्लॉज जो है वो नहीं लग रहा, यानी कि एवरेज क्लॉज नहीं लग रहा, एवरेज क्लॉज की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो हम जो क्लेम देगी, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी वो लोअर होगा। किसका? कितना माल जो है कितने माल का नुकसान एक्चुअली में हुआ है और कितने की पॉलिसी ले रखे, उन दोनों में से जो कम होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। ठीक है। थर्ड केस, ये क्वेश्चन ये जो थर्ड केस है यही पेपर में आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना, और ये सबसे ज़्यादा आसान है समझने में। बच्चों देखो, पॉलिसी हमने थर्ड केस में पॉलिसी ले रखी है 1 लाख रुपए की। ठीक है, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर है वो 2 लाख रुपए का है। ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि ये सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज है। अब सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना। हमने पॉलिसी ले रखी है 1 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए का माल, 2 लाख रुपए के माल का बीमा करा रखा है। ठीक है। अच्छा, 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है, 1 लाख रुपए की पॉलिसी लेकर 2 लाख रुपए के माल का बीमा करा रखा है, 2 लाख रुपए के माल का इंश्योरेंस करवा रखा है। ठीक है, और नुकसान एक्चुअल में कितने का हो रहा है, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अब कंपनी यहाँ पर क्या करती है, कंपनी सबसे पहले ये चेक करती है कि आप एक्चुअल में कितने प्रोपोर्शनेट इंश्योर्ड हो। जब क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, जब क्वेश्चन में हमारे पास पॉलिसी अमाउंट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक से कम हो, जब क्वेश्चन में हमारे पास पॉलिसी अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक से कम हो और क्वेश्चन में साथ में ये भी बोले कि एवरेज क्लॉज जो है वो एप्लीकेबल, या फिर क्वेश्चन साइलेंट रहे कि
कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमेशा एवरेज क्लॉज मान के चलना है, और क्वेश्चन बोल दे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको बोलेगा ही, बट अगर किसी क्वेश्चन में नहीं भी लिखा तो हम क्या मानेंगे कि एवरेज क्लॉज जो है वो एप्लीकेबल है। तो जिस क्वेश्चन में हमारे पास पॉलिसी अमाउंट जो है वो कम है किससे, क्लोजिंग स्टॉक से, तो उस केस में हमारे पास हमें सबसे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पहले ये चेक करती है कि आप कितने % इंश्योर्ड हो। अब ये इंश्योर्ड की प्रोपोर्शन कैसे निकलती है, पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी कि पहले क्वेश्चन में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो चेक करती है कि आप कितने % जो है इंश्योर्ड हो। अब वो कैसे निकलता है, पॉलिसी अमाउंट को क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर से वो कर दो, यानी कि आपने कितने लाख रुपए के गुड्स को इंश्योर करा रखा है, कितने लाख रुपए देकर। अब मुझे बताओ, 1 लाख रुपए देकर आपने 2 लाख के गुड्स को इंश्योर करा रखा है, तो देखो ये रहा, 1 लाख रुपए देकर आपने 2 लाख रुपए के गुड्स को इंश्योर करा रखा है, तो मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि आपसे 50% इंश्योरेंस करा रखा है, तो जो नुकसान हुआ है उसमें भी तो आपको 50% ही क्लेम मिलेगा। ये बात समझ में आई। अगर आपने सिर्फ 50% इंश्योरेंस ले रखा है, देखो ना यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट आपकी 1 लाख है और 1 लाख रुपए देकर आपने 2 लाख रुपए के गुड्स को इंश्योर करवा रखा है, तो जो आपका नुकसान हुआ है उसमें भी तो आपको 50% मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनेट जो इंश्योरेंस की प्रोपोर्शन है, इंश्योरेंस की रेशियो है वो कितनी है, 50% है, तो जो नुकसान हुआ उसमें भी तो 50% ही आपको मिलेगा। यही कहता है एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज सिर्फ यही होता है। एवरेज क्लॉज की पहचान क्या है, यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर से कम होनी चाहिए, और क्वेश्चन में साथ में बोलेगा भी कि एवरेज क्लॉज जो है वो एप्लीकेबल है। क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तब भी हमें क्या मान के चलना है कि एवरेज क्लॉज जो है वो क्या है, एप्लीकेबल है, राइट। तो उसको इसमें हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा, पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। तो ऊपर पॉलिसी अमाउंट रखना है, क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर जो है वो वर्किंग नोट के थ्रू निकलेगा, जैसे कि अभी हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में बनाया था, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हमारा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर निकल जाएगा, और एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर जो है वो भी हमारे पास निकल जाएगा। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ये भी वर्किंग नोट के थ्रू, अभी जो मैंने जस्ट पीछे समझाया था, ठीक है। तो ये करके हमारे पास कितना अमाउंट आ गया, 75,000 रुपये। देखो ना, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, अगर आपने इंश्योरेंस से 50% ले रखा था तो 1.5 लाख के नुकसान में भी तो आपको सिर्फ 50% मिलेगा, यानी 1.5 लाख में सिर्फ आपको कितना मिलेगा, 75,000 रुपये। कोई दिक्कत, यही कहता है एवरेज क्लॉज, यही इसी को एवरेज क्लॉज कहते हैं। यानी कि आपने अगर फुल इंश्योरेंस अगर आप फुल इंश्योर्ड हो, यानी कि आपने पॉलिसी जो ले रखी है वो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर के इक्वल है, आपने जो पॉलिसी ले रखी है वो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर के इक्वल है, तो उस केस में जो हमारा क्लेम हो वो उस केस में हम फुल इंश्योर्ड होते हैं, और जब फुल इंश्योर्ड होते हैं तो जितने का एक्चुअल नुकसान हुआ है, यानी एक्चुअल जो नुकसान हुआ है वो हम उतना ही क्लेम इंश्योरेंस कंपनी हमें देती है, राइट। बट अगर किसी केस में हमारे पास पॉलिसी हमने कम की ले रखी है, बट जो पॉलिसी कम रुपए की पॉलिसी लेकर हमने जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक का हमने क्या करा रखा है, बीमा करा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, बट एवरेज क्लॉज नहीं लगा हुआ, तो हमारे पास हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास पॉलिसी कम है या फिर एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कम है, इन दोनों में से जो कम होगा उतना ही क्लेम मिलेगा। बट अगर इस केस में किसी केस में अगर हमारे पास पॉलिसी अमाउंट जो है वो कम है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर जो है वो ज़्यादा है, और साथ में क्वेश्चन ये बोलता है कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है, या फिर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तब भी हम मानेंगे कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है, तो उस केस में अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने का फॉर्मूला है पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी जितने आप इंश्योर्ड हो क्लेम भी आपको एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक में से उतने का ही मिलेगा। 1.5 लाख का नुकसान हुआ है तो आप अगर 50% का इंश्योरेंस करा रखा है तो लॉस जो हुआ है उसमें से भी आपको सिर्फ 50% ही अमाउंट जो है उसकी भरपाई करी जाएगी। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समझाऊँ या फिर क्वेश्चन कराऊँ। चलो ये लास्ट टॉपिक है, इसको समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फटाफट इसको समझा देता हूँ। वैसे तो इसको सबसे लास्ट में समझाते हैं, इवन कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद समझाते हैं, बट कहते हैं ना कि मैं सारे कॉन्सेप्ट पहले ही समझा देना चाहता हूँ ताकि आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में ना दिक्कत ना हो। क्वेश्चन के साथ साथ ये कर लेंगे, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो क्वेश्चन के साथ कर लेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स और पुअर सेलिंग लाइन आइटम, ये बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा समझना मुश्किल है बट करना उतना ही ज़्यादा आसान है। अब ये एबनॉर्मल गुड्स और पुअर सेलिंग लाइन आइटम क्या होता है, ये क्वेश्चन में आता है एबनॉर्मल गुड्स देगा या तो पुअर सेलिंग लाइन आइटम बोलेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। इन केस सम गुड्स आर सोल्ड बाय एंटिटी एट लेस प्राइस देन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। कभी आपने देखा है कि किसी शोरूम के अंदर कुछ इस तरीके की सेल चल रही होती है कि एट फैक्ट्री प्राइस या फिर एट 50% ऑफ कॉस्ट, इस तरीके की चीज़ें लिखी होती हैं, तो वो एक तरीके का हमारे पास एबनॉर्मल गुड्स होता है, फिर पुअर सेलिंग लाइन आइटम होता है।
ये इस तरीके के गुड्स होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, उनको जो है कंपनियां या फिर जो बिजनेस कंसर्न होते हैं उनको कम पे निकालती है, इवन कभी कभी सिर्फ कॉस्ट पे भी निकाल देती है, इवन कभी कभी लॉस पे भी निकाल देती है कि चल कम से कम मतलब बिके तो सही, एटलीस्ट कुछ ना आने से अच्छा है कुछ नुकसान होकर ही कुछ मिले। मतलब अगर 7,000 की चीज़ है तो 500 को नुकसान पे बेच देता है, इसका मतलब इन पे प्रॉफिट नहीं होता। और अगर इन पे प्रॉफिट नहीं होता तो आप खुद सोचोगे क्या इन्हें क्या नाम है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जिस तरीके से हम बनाते हैं उसमें आना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें शो करेंगे कोई ऐसी चीज़ है जो हमें लॉस क्रिएट कर रही है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी हमारे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को, और अगर हमारे इफेक्ट करेगी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को तो क्लोजिंग स्टॉक भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। वैसे इस चीज़ को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूँगा, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो इन केस सम गुड्स आर सोल्ड बाय एंटिटी एट अ प्राइस लेस देन द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, देन वी शुड प्रिपेयर अ सेपरेट कॉलम फॉर दीज गुड्स टू कैलकुलेट ग्रॉस लॉस, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन दीज गुड्स, ठीक है। इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई एंटिटी जो है वो अगर कुछ गुड्स को कम दामों पे बेचती है, जो कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस से अगर कम दामों पे बेचती है, तो हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए उसका सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा, यानी उन एबनॉर्मल आइटम का, एबनॉर्मल गुड्स का हमें सेपरेट आइटम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जीपी रेशियो उस पर लगा ही नहीं सकते। अगर यार जीपी रेशियो उसके ऊपर लगा ही नहीं सकते तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए मुझे सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका ग्रॉस लॉस अलग निकलेगा। मतलब अभी बताता हूँ किस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, if some goods out of abnormal goods remain unsold, then insurance claim will also be calculated on such stock। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर if some goods are आउट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स रिमेन अनसोल्ड, अगर इसमें से भी कुछ स्टॉक जो है वो रह जाते हैं तो वो भी जले होंगे, और अगर वो भी जले होंगे तो यार कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर भी क्लेम मिलना चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्लेम उन पर भी मिलेगा, तो उन पर भी क्लेम मिलेगा तो उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो दो चीज़ों की मदद से बनेगा, एक तो नॉर्मल गुड्स और एक एबनॉर्मल गुड्स, यानी कि नॉर्मल स्टॉक का भी हमें क्लेम मिलेगा और एबनॉर्मल स्टॉक का भी क्लेम मिलेगा। तो यानी मैं कह सकता हूँ इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट क्लेम विल बी कैलकुलेटेड फॉर नॉर्मल गुड्स एज वेल एज एबनॉर्मल गुड्स। अब देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए मतलब अगर मैं इसी चीज़ को बोलूँ तो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर जो होगा वो हमारे पास अब दो तरीके का आएगा, एक नॉर्मल गुड्स का और एक हमारे पास एबनॉर्मल गुड्स का। और जो एबनॉर्मल गुड्स होंगे ना इसकी रियलाइजेबल वैल्यू चेक करनी पड़ेगी बच्चों, याद रखना ये चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन में हमें समझ में आएगी, ठीक है। ये रियलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि एबनॉर्मल गुड्स की जो रियलाइजेबल वैल्यू होगी वो कुछ भी हो सकती है, 50% पे जा सकता है, 60% पे जा सकता है, 70% पे जा सकता है, कुछ भी पे जा सकता है, दोनों का जो भी होगा वो हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में अब हमारे पास क्या है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड देन अज्यूम दैट एबनॉर्मल गुड्स रियलाइज्ड एट फुल। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन तो हम यही मान के चलेंगे कि जो एबनॉर्मल गुड्स की रियलाइजेशन वैल्यू है वो किस पर है, फुल पर है, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को समझाने के लिए जो मैंने अभी पुअर सेलिंग, ये एग्जाम के अंदर बच्चों एक बात बोलूँ, एग्जाम के अंदर ये आता ही आता है पुअर सेलिंग लाइन वाला 100% आता है, इसलिए इसको अभी थोड़ा सा समझ लो, नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है यार, क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें 100% हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक, अब इस चीज़ को थोड़ा समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर हमारे पास दे रखा है कितना, 1,59,200 और सेल ऑफ करंट ईयर दे रखी है, देख रहे हैं आप, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और इस साल का हमारे पास क्या दे रखा है, सेल दे रखी है। अब ध्यान से सुना, ये दोनों सिर्फ यही दोनों मैंने क्यों नहीं उसका भी रीज़न बताऊंगा। Additional information में given है in valuing the stock for the balance sheet of previous year 4600 had been written off on a certain stock which was a poor selling line having the cost of 13,800। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पिछले साल की जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे तो उसमें हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको हमने 4600 से 4600 कम पे दिखाया था। अब मुझे बताओ अगर उसे 4600 पे कम पे दिखाया होगा तो इसका मतलब हमारे पास पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बनेगा, और ओपनिंग स्टॉक के अंदर ही हमारे पास क्या होगा, वो एबनॉर्मल आइटम होगा। वो एबनॉर्मल आइटम होगा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जीपी रेशियो तो नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वो लॉस पे बिकेगा, और अगर वो लॉस पे बिकेगा तो जीपी रेशियो उस पर नहीं लगाई जा सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारे पास पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है उसे मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो पिछले साल के स्टॉक को रेक्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा उसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले देखो हैड बीन रिटर्न ऑफ, उसको क्या कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया। अब उसको मैंने राइट ऑफ कर दिया तो मुझे उसे एड बैक करना पड़ेगा। ऑन अ सर्टेन विच पूरी सेलिंग बता रहा है कि वो पूरी सेलिंग लाइन था हैविंग द कॉस्ट ऑफ, जिसके एक्चुअल वैल्यू यानी जिसके एक्चुअल वैल्यू कितने की 13,800 रुपये की, और हमने कम कितना करा था 4,600 रुपये, ठीक है। अच्छा, अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स फॉर सोल्ड, कह रहा है इसमें से इसी 13,800 में से 6,900 रुपये की कॉस्ट वाला माल 500 रुपये के कम दाम पे बिका, यानी अगर 6,900 रुपये का माल 500 रुपये के कम दाम पे बिका है तो कितने का बिका, 6,400। अब मुझे बताओ 6,900 वाले माल के ऊपर हमने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस इनकर करा, ऑब्वियसली बात है लॉस इनकर करा, तो मुझे इसका आइटम अलग से शो करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर जीपी रेशो नहीं लगती। तो इसको समझने के लिए देखो मैंने थोड़ा सा क्या करा है,
ये देखो मैंने प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, इसमें हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, परचेजेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैसे निकलेगा, नेट सेल्स इंटू डीपी रेशो करके निकल जाएगा, ठीक है। सेल्स जो है वो हमेशा गिवन होगा हमारे पास। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्या था, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 1,59,200 था। अब देखो बच्चों स्टेप क्या चलेंगे, जो जितना हमने अमाउंट राइट ऑफ कर रखा था, क्योंकि पुअर सेलिंग लाइन आइटम था, तो हमने इसका अमाउंट जो है पिछले साल हमने कम पे दिखा रहा था। कितने कम पे दिखा रखा था, 4600। इसे हमें क्या करना पड़ा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो अमाउंट रिटर्न ऑफ टू रिस्टोर बैक टू फुल कॉस्ट, इसको हमने क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। तो ये 1,63,800 रुपये जो है ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी कॉस्ट कि यही जो क्या नाम है, जो ये वाला क्लोजिंग स्टॉक है, ये इस साल का, जिस साल आग लगे उस साल का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब यानी कि इस स्टॉक के अंदर, इस 1,63,800 रुपये के अंदर हमारे पास नॉर्मल सेलिंग लाइन, मतलब नॉर्मल गुड्स भी हैं और अब नॉर्मल गुड्स। अब मुझे बाइफर्गेशन करनी पड़ेगी, तो सही बाइफर्गेशन के लिए मैंने पहले उस अमाउंट राइट ऑफ को मैंने ऐड कर दिया। अब देखो यही एरो आ गया इधर। अब मैं इस साल का, जिस साल आग लगी उसमें मैंने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जिस साल आग लगी उस साल की शुरुआत से लेकर जिस दिन आग लगी उस दिन तक, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा, पर्टिकुलर्स नॉर्मल आइटम यानी कि नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, टोटल, पर्टिकुलर्स नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल, ठीक है। अब देखो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितने का था, 1,63,800 रुपये का, तो टोटल में मैंने लिख दिया 1,63,800 रुपये। अब क्वेश्चन देखो, जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था, ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बता रहा था, क्या बता रखा था कि जो नॉर्मल, जो एबनॉर्मल गुड था उसकी कॉस्ट कितने की थी, 13,800 रुपये की, यानी कि 13,800 रुपये का वो एबनॉर्मल आइटम था, उसकी कॉस्ट थी। तो ये देखो 13,800 मैंने एबनॉर्मल को जो है सेपरेट कर दिया। क्वेश्चन में ये बोल, मतलब जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने यही बोला था ना कि एबनॉर्मल आइटम को मुझे क्या करना है, अलग अलग ट्रीट करना है। तो एबनॉर्मल आइटम मैंने कितने की निकाली, 13,800 रुपये की, इतने का ही था वो। अब बताओ अगर 1,63,800 रुपये से 13,800 रुपये का माल एबनॉर्मल था, तो नॉर्मल कितने का होगा, इसमें से माइनस कर दो, यानी 1,50,000 रुपये, ठीक है। अब एडजस्टेड परचेजेस हमेशा किसकी आएगी, नॉर्मल की आएगी। ये बच्चों याद रखना, एडजस्टेड परचेजेस हमेशा किसकी आते हैं, नॉर्मल आइटम की आती है, एबनॉर्मल की नहीं आती, ठीक है, राइट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो होगा वो यही अमाउंट यहीं पे आ जाएगा। इसी के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो लगे होंगे नॉर्मल के ऊपर लगे होंगे, क्योंकि ये तो पिछले साल का था, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, राइट। तो यही अमाउंट जो है इधर आ जाएगा। ग्रॉस परचेजेस हमारे पास कितनी आएगी, नेट एक्चुअल सेल, बट इसको निकालने के लिए पहले मैं इधर समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये इस साल का हमारे पास सेल निकाल रहे हैं, तो हमारे पास इस साल की सेल कितनी हुई थी, देखो इसीलिए मैंने इस साल की सेल ली थी। इस साल हमारे पास सेल हुई थी 4,62,400 रुपये की। तो इस साल हमारे पास जो टोटल सेल हुई है 4,62,400 की हुई है, जिसमें से एब नॉर्मल वाला आइटम जो है वो कितने का बिका था, 16, देखो 6900 का था, ये रहा 6900 का था। 13,800 तो टोटल स्टॉक था, उसमें से उस ये टोटल एबनॉर्मल स्टॉक था, टोटल एबनॉर्मल गुड्स थे, जिसमें से एक स्टॉक, एक मतलब एक गुड्स ऐसा था जिसके 6900 थी, वो 500 के नुकसान पे बिक गया, राइट। अच्छा, तो वो जो है वो कितने में बिक गया, 6400 में बिक गया होगा। तो देखो मैंने 6400 में लिख दिया। तो अगर 4,62,400 रुपये की टोटल सेल हुई थी, जिसमें से अब नॉर्मल आइटम की सेल 6400 की हुई थी, तो नॉर्मल आइटम की सेल कितनी हुई होगी, इन दोनों में से इसमें से इसको माइनस कर दो इस वाले आइटम को, तो 4,56,000 की जो सेल हुई होगी नॉर्मल आइटम की सेल हुई होगी। अब बताओ, अब इसके ऊपर नुकसान भी तो हुआ है, जो हमने अब नॉर्मल आइटम को हमने सेल करा था उसके ऊपर लॉस भी हुआ है। तो जो लॉस हो रखा है हमारे पास वो कितने का हुआ है, 500 का। तो मैंने बाय ग्रॉस लॉस जो है इधर शो कर दिया 500 का, ठीक है। यही अमाउंट इधर भी आ जाएगा टोटल में, ठीक है। अच्छा, बाय गुड्स विद कस्टमर नॉट येट अप्रूव, ये तो मैंने बताया था, यहाँ पे आ जाएगा। ये नॉर्मल का होता है, अब नॉर्मल का नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा। बाय गुड्स लाइंग अनसोल्ड विद कंसाइनी, ये भी इधर आ जाएगा, ये अमाउंट एज इट इज़ इधर आ जाएगा। अच्छा, अब जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचेगा वो नॉर्मल का बैलेंस फिगर यहाँ से निकलेगा इस वाले अमाउंट से, और यहाँ पे भी बैलेंस फिगर बचेगा। अब बताओ 13,800 रुपये का टोटल था एबनॉर्मल आइटम, जिसमें से हमने 6800 वाला माल 6900 वाला माल जो है हमने 6500 के लॉस पे बेचा, यानी 6400 बेचा। बट गया कितने का, मतलब कितने रुपए का माल जो है वो चला गया होगा, यानी कि 6900 का माल चला। अगर 13,800 में से 6900 का माल जो है वो चला गया तो कितने का बच गया होगा, 6900। ये वैसे भी निकाल सकते हो ओरली, और बैलेंस फिगर के थ्रू निकालोगे तब भी। तो हमें अब जो इंश्योरेंस क्लेम जो है वो मिलेगा, वो नॉर्मल स्टॉक के ऊपर भी मिलेगा और एबनॉर्मल स्टॉक के में मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल ये वही स्टॉक है जो गोडाउन में रह गया, गोडाउन में था और जो नॉर्मल था, और ये स्टॉक वो है जो गोडाउन में था बट एबनॉर्मल था। तो दोनों के ऊपर कंपनी जो है वो क्लेम देगी, इसलिए मैंने देखो आपको ये लिखवाया था कि क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, नॉर्मल का कितना, एबनॉर्मल का इतना, ठीक है, एट रियलाइजेबल वैल्यू। इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी वो गिवन होगी, वो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब हम अपना क्या शुरू करेंगे, अब हम अपना शुरू करेंगे स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि
लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के अंदर जितने भी हमारे पास स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, जितने भी हमारे पास मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन है, जितने भी हमारे पास पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, जितने भी हमारे पास रिविजनरी टेस्ट पेपर्स हैं, उन सब के क्वेश्चन जो है हम इसके अंदर कवर करेंगे।